नमस्कार साथियों, मैं दिनेश मिर्दा उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति में दुर्ग टॉपिक पढ़ रहे हैं और जो बाउंड्री के जो जिले होते हैं उनके हमने दुर्ग कंप्लीट कर लिए और जो अंतर्वर्ती जिले हैं उनके दुर्गों में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं। हम कल हमने नागौर तक के दुर्ग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जोधपुर के जो दुर्ग हैं उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जोधपुर के अंदर एक दुर्ग है, उसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा जो दुर्ग रहने वाला है वो है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, इसको पढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा दुर्ग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दुर्ग है एग्जाम की दृष्टि से। जोधपुर का पहला किला मेहरानगढ़ दुर्ग। बात करते हैं सबसे पहले तो अपना सेमी पैटर्न, अन्य नाम। इस मेहरानगढ़ दुर्ग को और क्या कहेंगे? तो मेहरानगढ़ दुर्ग के हम अन्य नाम देखते हैं, तो देखने का प्रयास करें। इसे क्या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि। तो आपसे पूछ ले वह कौन सा किला है जिसे गढ़ चिंतामणि कहते हैं? तो मेहरानगढ़ दुर्ग। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सूर्यमुखी। सूर्यमुखी, सूर्य के सामने इसका मुख होने के कारण इसे क्या कहते हैं? सूर्यमुखी। और इसे कहते हैं कागामुखी। कागामुखी, आगे से तीखा काग की चोंच की तरह और पीछे से संकरा होने के कारण इसे क्या कहते हैं? कागामुखी। सूर्यमुखी, कागामुखी। और इसे कहते हैं मयूर ध्वजगढ़। मयूर की आकृति होने के कारण इसे कहते हैं मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़। तो बस कुछ नहीं है, देखो सूर्यमुखी, कागामुखी, मयूर ध्वजगढ़। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मिहिरगढ़। मिहिरगढ़, वैसे आपको पता होगा मिहिर सूर्य का पर्यायवाची है, तो इसे कहते हैं मिहिरगढ़। तो सूर्यमुखी है ना, सूर्य, सूर्य की तरफ मुंह है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मिहिरगढ़। सूर्यमुखी, मिहिरगढ़। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सूर्यगढ़ कह सकते हो, ये सूर्यमुखी या सूर्यगढ़। तो एक नाम यहाँ पे और लिख देता हूँ, सूर्यगढ़। सूर्यगढ़, वैसे मिहिर का मतलब ही होता है, मिहिर सूर्य का ही पर्यायवाची होता है। मिहिरगढ़, सूर्यगढ़। और इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे मरुस्थल का प्रवेश द्वार। यदि आपको मरुस्थल में जाना है तो इसी दुर्ग से होते हुए जाना होगा। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार। अगर पूछ ले कौन सा दुर्ग मरुस्थल का प्रवेश द्वार है तो वो हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग, और जिला पूछ ले तो वो जोधपुर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार। तो मेहरानगढ़ दुर्ग को ही कहते हैं मरुस्थल का प्रवेश द्वार। और इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे चिड़िया टुक दुर्ग। चिड़िया टुक दुर्ग, क्योंकि चिड़िया टुक पहाड़ी पे होने के कारण इसे कहते हैं चिड़िया टुक दुर्ग। अब ऐसे याद कर लो ना, चिड़िया, मोर और कागला। चिड़िया, मोर और कागला। बाकी सूर्य, सूर्य का ही पर्यायवाची है मिहिर, सूर्यगढ़, गढ़ चिंतामणि और मरुस्थल का प्रवेश द्वार। ये सारे के सारे मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम थे। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अन्य नाम हो गए। इसके बाद में हम देखते हैं अन्य नाम के बाद में स्थान। तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो आप आराम से बता सकते हो, ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा भैया जोधपुर। जोधपुर जिले के अंदर एक दुर्ग है जिसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। और इस मेहरानगढ़ दुर्ग को और क्या क्या कहते हैं? गढ़ चिंतामणि, सूर्यमुखी, कागामुखी, मयूर ध्वजगढ़, मिहिरगढ़, सूर्यगढ़, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, चिड़ियाटुक दुर्ग। स्थान के बाद में हम बात कर लेते हैं, अगला पेज ही ले लेते हैं। इसका निर्माण, निर्माण तो बात करते हैं, ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण कब हुआ और इसका निर्माण किसने करवाया? बात करते हैं कब और किसने। तो इसका निर्माण 1459 ईस्वी के अंदर। आप जानते हो 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसा था, यानी कि ये मेहरानगढ़ दुर्ग बना और जोधपुर नगर बसा। और किसने करवाया? तो आप बता सकते हो राव जोधा ने। राव जोधा ने, राव जोधा ने। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ? 1459 में। किसने करवाया? राव जोधा ने। लेकिन बात करते हैं इस दुर्ग की नींव रखी, ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसकी नींव किसने रखी? तो भैया इसकी नींव रखी थी करणी माता ने। करणी माता ने, करणी माता ने। कहते हैं कि जोधा के बुआ जी लगते थे करणी माता, धर्मेला कर रखा था तो करणी माता ने
मतलब सॉरी जोधा के बात कर रहा हूँ, बहन थे धर्म में, और इन्होंने ही करणी माता ने नींव रखी थी। क्यों रखी थी उसकी भी अभी मैं एक स्टोरी बताऊंगा। निर्माण, नींव रखी, और इसके बाद में मैं बात करता हूँ नींव में दफनाया। इस मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में दफनाया। क्यों दफनाया अभी बात करेंगे। नींव में दफनाया, तो इसकी नींव में किसको दफनाया तो आप आराम से बता सकते हो, राजिया मेघवाल को। राजिया मेघवाल को, राजिया मेघवाल को। तो देखो नींव में किसको दफनाया है, राजिया मेघवाल, राजिया मेघवाल। तो राजिया मेघवाल को इस दुर्ग की नींव में दफनाया। स्टोरी बताता हूँ, प्लीज थोड़ा सा सुनना। ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग जिस पहाड़ी पे बना हुआ है, उस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूक पहाड़ी। देखो भैया, ये पहाड़ी है, इसका नाम है चिड़िया टूक पहाड़ी। चिड़िया टूक पहाड़ी। इसे चिड़िया टूक पहाड़ी क्यों कहते हैं, तो भैया यहाँ पे एक ऋषि थे, वो तपस्या करते थे, और वो जो ऋषि थे, जो तपस्या करने वाले ऋषि थे, बात करते हैं यहाँ पे एक ऋषि थे, वो तपस्या करते थे, ठीक है, धूनी लगा के, ये बाबा जी बैठे थे। तो ये जो बाबा है, यहाँ तपस्या करने वाले योगी हैं, उनका नाम था चिड़िया नाथ। चिड़िया नाथ, योगी चिड़िया नाथ यहाँ पे तपस्या करते थे। तो इसी जगह पे राव जोधा ने सोचा मैं एक दुर्ग बनवाता हूँ। तो राव जोधा ने इनको चिड़ियानाथ को कहा, बाबा जी आप यहाँ से धूनी हटा लीजिए, मैं यहाँ पे दुर्ग बनाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा ये मेरी तपोभूमि है, मैं कैसे छोड़ दूं दुर्ग, तुम किसी और दूसरी जगह बना लो। लेकिन राव जोधा अड़ा रहा। तो कहते हैं चिड़ियानाथ ने जो धूनी थी, आग के धधकते अंगारे थे, उनको झोली में लेकर वहां से रवाना हो लिए, और इन्होंने श्राप दे दिया कि इस जगह पे तो दुर्ग बनाएगा, तेरे को पानी की कभी प्राप्ति नहीं होगी, और ये दुर्ग पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो इनके शराब से बचने के लिए ऐसा कहते हैं कि राव जोधा ने धर्म बहन अपनी करणी माता को बुलाया, और उन्हीं के हाथों से यहाँ नींव रखवाई। और फिर किसी के कहने पे किसी ने कहा कि यदि यहाँ स्वेच्छा से कोई प्राणी अपनी नींव के अंदर बलि दे दे, तो फिर ये दुर्ग तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे पास बना रहेगा, तुम्हारे हाथों से निकलेगा नहीं। इसीलिए राजिया मेघवाल कि इस दुर्ग की नींव में बलि दी जाती है, और वो भी स्वेच्छा से। तो नींव रखी किसने, करणी माता ने। नींव में दफनाया किसको है, राजिया मेघवाल को। दिमाग में रह जाएगा, राजिया मेघवाल को। अब बात करते हैं, ये जो दुर्ग है निर्माण हो गया, नींव रखी, नींव में दफनाया। अब हम बात कर लेते हैं ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है। अब श्रेणी का नाम लेते ही आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ रहा होगा ये कैसा दुर्ग है, गिरि दुर्ग, क्योंकि पहाड़ी पर बना हुआ है। तो बात कर लेते हैं कैसा दुर्ग हो जाएगा, गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग मतलब ऐसा दुर्ग जो किसी ना किसी पहाड़ी पर बना हो, उसे क्या कहते हैं, गिरि दुर्ग। तो अपने आप ही अगला सवाल निकल जाता है, ये मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है। तो आप बता सकते हो ये मेहरानगढ़ दुर्ग है, चिड़िया टुक पहाड़ी पर है। चिड़िया टुक पहाड़ी, चिड़िया टुक पहाड़ी। तो ये जो चिड़िया टुक पहाड़ी है, इसी को कहते हैं पंचेटिया पर्वत। चिड़िया टुक पहाड़ी या पंचेटिया पर्वत, चिड़िया टुक पहाड़ी, इसी को आप कह सकते हो पंचेटिया पर्वत। पंचेटिया पर्वत, पंचेटिया पर्वत। स्थानीय लोग इसे पंचेटिया पर्वत कहते हैं। और चिड़ियानाथ यहाँ पे तपस्या करते थे, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, चिड़िया टूक पहाड़ी। पंचेटिया पर्वत भी याद रख लेना, ठीक है। तो नींव में किसको दफनाया, राजिया मेघवाल को। ये किस श्रेणी का दुर्ग है, गिरि दुर्ग। और पहाड़ी कौन सी है, चिड़िया टूक पहाड़ी या पंचेटिया पर्वत। अब बात करते हैं ये जो दुर्ग है, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, इसकी आकृति कैसी है। आकृति तो आप आराम से बता सकते हो, इसकी जो आकृति है वो कैसी है, मयूर के समान। मयूर के समान। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की जो आकृति है वो कैसी है, मयूर के समान। तो मयूर के समान आकृति होने के कारण इसे क्या कहते हैं, मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़। तो ये देखो अभी जो भी हमने पॉइंट देखे, अन्य नाम स्थान। अभी जो भी आप दुर्ग पढ़ रहे हो, मेहरानगढ़ दुर्ग, देखो अन्य नाम स्थान। इसके बाद में आपने देखा निर्माण, नींव रखी, नींव में दफनाया, श्रेणी, श्रेणी से निकला पहाड़ी, आकृति। अब हम इसमें देखते हैं प्रवेश द्वार। ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसमें प्रवेश द्वार कौन से हैं, प्रवेश द्वार। तो इस मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार देखते हैं, फिर मंदिर वगैरह देखते हैं। तो प्रवेश द्वार में अगर मैं बात करूं, तो देखो एक तो है जयपोड़, जयपोड़। एक है अमृतपोड़, जयपोड़, अमृतपोड़, अमृतपोड़।
तो ये जो जयपोल और अमृतपोल है, इनका निर्माण करवाया है मालदेव राठौड़ ने। मालदेव राठौड़, मालदेव राठौड़, मालदेव राठौड़। तो मालदेव राठौड़ ने जयपोल और अमृतपोल बनाया। एक याद रखना, मालदेव राठौड़ ने मेहरानगढ़ दुर्ग का परकोटा बनवाया था। दिमाग में रखना, चारों तरफ की जो दीवार बनाई थी मेहरानगढ़ दुर्ग की, वो मालदेव राठौड़ ने बनाई रही है। दरवाजे भी मालदेव राठौड़ ने बनाए। जयपोल, अमृतपोल और है भैया फतेहपोल। ये फतेहपोल बाद में बनाई गई है, फतेहपोल। तो ये फतेहपोल किसने बनाई? जब इस दुर्ग को वापिस छीन लिया, पहले तो मुगलों का इस पे अधिकार हो गया था, और मुगलों से औरंगजेब के मरने के बाद में अजीत सिंह ने जब इसको वापस फतेह कर लिया, तो फतेहपोल किसने बनाई? तो अजीत सिंह ने, अजीत सिंह ने, अजीत सिंह ने। और ज्यादातर दरवाजे इसके जो बनाए वो किसने बनाए? मालदेव राठौड़ ने। फतेहपोल। इसके अलावा अगर बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी? लोहापोल, अमृतपोल, फतेहपोल, लोहापोल। लोहापोल। कई लोग कहते हैं कि इसका जो मुख्य दरवाजा है ये लोहापोल ही है, और मालदेव राठौड़ ने इसका परकोटा बनाया, तो ये लोहापोल भी मालदेव राठौड़ ने ही बनाया। इसके अलावा देखो और क्या है? ध्रुवपोल। ध्रुव तारवे की दिशा की तरफ है, तो इसका नाम है ध्रुवपोल। और एक का नाम हो जाएगा सूरजपोल, सूरजपोल। और एक भैरवपोल, सूरजपोल। और एक हो जाएगी भैरवपोल, सूरजपोल और भैरवपोल। मतलब सॉरी, 6 के बाद 7 नंबर भैरवपोल, भैरवपोल। ये सारे के सारे जो दरवाजे हैं, मुख्य दरवाजे मान लो आप, चारों तरफ परकोटा बना हुआ है, इस परकोटे के अंदर ये दरवाजे हैं। तो ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसके ये दरवाजे जयपोल, अमृतपोल, फतेहपोल, लोहापोल, ध्रुवपोल, सूरजपोल और भैरवपोल, ये प्रवेश द्वार है। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें जैसे ही एंट्री करोगे, प्रवेश करते ही आप इसमें क्या देखोगे? मंदिर। तो बात करते हैं इसमें मंदिर कौन से बने हुए, तो देखते हैं मंदिर। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जो मंदिर है उनमें हम बात कर लेते हैं। एक तो मंदिर है चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर। आप जानते हो ये जो चामुंडा माता का मंदिर है, यहाँ पे 30 सितंबर 2008 को, 30 सितंबर 2008 को एक दुखांतिका घटित हुई थी, क्योंकि चामुंडा माता के मंदिर में नवरात्रों में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। भीड़ में अफरा तफरी मची, जिससे इस मेहरानगढ़ दुर्ग की दीवार टूट गई और बस उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो ये जो चामुंडा माता के मंदिर में या मेहरानगढ़ जो दुखांतिका हुई 30 सितंबर 2008 को हुई, और इसकी जांच के लिए जो कमेटी बनी थी उसका नाम है जसराज, जसराज चोपड़ा, जसराज चोपड़ा समिति। कभी बाई चांस ऐसा कोई सवाल पूछ ले तो, हालांकि अब काफी पुराना हो गया ये चीज साहित्य पूछे, लेकिन फिर भी दिमाग में रखे। एक तो हो जाएगा चामुंडा माता का मंदिर, और राठौड़ों की कुलदेवी है जिनका नाम क्या है? नागणेची माता। तो एक मंदिर हो जाएगा नागणेची माता का मंदिर, नागणेची माता का मंदिर। और इस दुर्ग में मंदिर कौन से होंगे? हालांकि मुख्य रूप से नगड़ा गांव के अंदर ही है नागणेची माता का मंदिर, लेकिन यहाँ दिमाग में रख ले। और बात करता हूं मैं, देखो चामुंडा माता का मंदिर, नागणेची माता का मंदिर, और यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे मंदिर है मुरली मनोहर जी का मंदिर, मुरली मनोहर जी का मंदिर, मुरली मनोहर जी का मंदिर। और यहाँ पे मंदिर कौन सा हो जाएगा इसी के अंदर? तो एक मंदिर है आनंद धन जी का मंदिर, आनंद धन जी का मंदिर, आनंद धन जी का मंदिर, धन जी का मंदिर। ये 4 मंदिर हो जाएंगे इसमें, दिमाग में रखिए। 2 तो माता के हो गए, चामुंडा माता और नागणेची माता। एक है मुरली मनोहर जी का मंदिर, एक है आनंद धन जी का मंदिर। ऐसे याद रख लो, मुरली बजाने से क्या मिलेगा? आनंद। तो ये 4 मंदिर हो गए। मंदिर की तरह ही आपको पता होगा पवित्र चीज होती है मस्जिद, तो इसी के अंदर हम देख लेते हैं मंदिर के बाद में मस्जिद। ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसमें मस्जिद कौन सी बनी हुई है? तो आपको पता होगा गिरी सुमेल युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने इस पर अधिकार कर लिया था, और जब शेरशाह सूरी ने अधिकार कर लिया तो यहाँ पे एक मस्जिद बनाई जिसका नाम है सूरी मस्जिद, सूरी मस्जिद। शेरशाह सूरी ने बनाई, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया? सूरी मस्जिद, सूरी मस्जिद। या इसी को कह सकते हो शेरशाह सूरी की मस्जिद, सूरी मस्जिद कह दो, ओब्लिक शेरशाह सूरी की मस्जिद, शेरशाह सूरी की मस्जिद,
सूरी की मस्जिद। सूरी मस्जिद कह दो या शेरशाह सूरी की मस्जिद कह दो, बात एक ही है। तो इसमें मस्जिद कौन सी हो जाएगी? सूरी मस्जिद या शेरशाह सूरी की मस्जिद। 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। मालदेव और मालदेव की सेना है, उसके सेनापति हैं जेता और कुंपा, और इधर है शेरशाह सूरी। इनके बीच में घमासान हुआ था, जिसमें जेता और कुंपा बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। मालदेव यहाँ से भाग जाते हैं सिवाना दुर्ग, और वही सिवाना दुर्ग जो अभी वर्तमान में बालोतरा में है और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहलाता है। तो मालदेव राठौड़ यहाँ से चले जाएंगे सिवाना दुर्ग, और फिर पीछे से इस मेहरानगढ़ दुर्ग पे कब्जा किसका हो जाएगा? शेरशाह सूरी का। और शेरशाह सूरी ने यहाँ पे जो मस्जिद बनाई उसका नाम क्या है? सूरी मस्जिद या शेरशाह सूरी की मस्जिद। मस्जिद के अलावा मैं बात करता हूँ, इसी के अंदर एक मजार बनी हुई है, और वो मजार किसकी है? तो दिमाग में रखना, इसके अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जो मजार है वो किसकी है? वो है भूरे खां की मजार। भूरे खां की मजार। भूरे खां की मजार। भूरे खां की मजार। तो दिमाग में रह जाएगा, मस्जिद तो है सूरी मस्जिद, मजार है भूरे खां की मजार। इसके बाद में इस मेहरानगढ़ दुर्ग की वापस बात करें आगे की, तो थोड़ा सा दिमाग में रखें। इसके अंदर ही बात कर लेते हैं चौकी। चौकी जिसमें राजाओं का राज तिलक होता था, उस चौकी का नाम क्या है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जो चौकी बनी हुई है उसका नाम है श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी। देखो, श्रृंगार चौरी कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और ये श्रृंगार चौकी कहाँ बनी हुई है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। ये जो श्रृंगार चौकी है, इसका निर्माता कौन है? तो आप आराम से बता सकते हो, इसका निर्माता है तख्त सिंह राठौड़। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का राजा था, जिसका नाम क्या है? तख्त सिंह राठौड़। तख्त सिंह राठौड़। तख्त सिंह राठौड़। उस टाइम में आपको पता होगा पॉलिटिकल एजेंट था मेक मिशन, वही तख्त सिंह राठौड़ के टाइम में था मेक मिशन। और 1857 में मारवाड़ का राजा था तख्त सिंह राठौड़, उन्होंने बनाई थी श्रृंगार चौकी। और इस श्रृंगार चौकी की विशेषता लिखाऊं या हम देखें विशेषता, इसकी विशेष बात क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, मारवाड़ के राजाओं का राज तिलक, मारवाड़ के राजाओं का, मारवाड़ मतलब जोधपुर के राजाओं का, मारवाड़ के राजाओं का राज तिलक। राज तिलक। अब मैं पूरी लाइन नहीं लिखा रहा कि इसी चौकी पर बिठा के राज तिलक किया जाता था, आप समझ जाओगे मारवाड़ के राजाओं का राज तिलक किसमें होता है? श्रृंगार चौकी पर। आराम से याद रह जाएगा। यहां तक की हमने कुछ बातें कर ली चौकी तक की। अब देखो, आपने अभी तक जो भी चीजें देखी, प्रवेश द्वार देखा, मंदिर देखा, मस्जिद देखी, मजार देखी, तो मंदिर मस्जिद मजार ये चीजें देखी और चौकी देखी। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अंदर ही देखो, एंट्री करने के बाद में इसमें जो चीज बनी हुई है, महलों तक चलेंगे लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इसमें पुस्तकालय, लाइब्रेरी कौन सी है? पुस्तकालय। तो इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर ये पुस्तकालय बना हुआ है, और वो पुस्तकालय कौन सा है? तो उसका नाम है मान प्रकाश पुस्तकालय। मान प्रकाश पुस्तकालय। मान प्रकाश पुस्तकालय। तो मान प्रकाश पुस्तकालय एक संग्रहालय, वैसे तो ये किताबों का खजाना है मान प्रकाश पुस्तकालय, और ये मेहरानगढ़ दुर्ग में है। और बनाया किसने था इसको? मानसिंह राठौड़ ने। मानसिंह राठौड़। वही मानसिंह राठौड़ जिसने जोधपुर के अंदर महामंदिर बनाया था, आपको पता होगा, जो महामंदिर राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और मानसिंह राठौड़, आप जानते हो, नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। यही मानसिंह राठौड़ है, इसे सन्यासी राजा भी कहता है। मैं कोष्टक में लिख दूं सन्यासी राजा, आपको तो बस क्वेश्चन राइट होने चाहिए। सन्यासी राजा कौन कहलाता है? तो मानसिंह राठौड़। मानसिंह राठौड़ जोधपुर का राजा था, उसने मान प्रकाश पुस्तकालय बनाया था, वही मानसिंह राठौड़। पुस्तकालय के अलावा मैं बात करता हूँ इस दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में महल कौन से हैं? अंदर की इमारतें ही देख रहे हैं, तो महल में देखो, एक तो है मोती महल। मोती महल। इसके अलावा और कौन सा हो जाएगा? तो और है भैया चंदन महल। चंदन महल। चंदन महल। अब मुझे बताओ, अगर चंदन का फूल हो तो फिर कहना ही क्या? तो एक है भैया फूल महल। फूल महल। मोती महल, चंदन महल, फूल महल, और है भैया हवा महल। हालांकि हवा महल जयपुर वाला ही प्रसिद्ध है, दिमाग में रखना, लेकिन इसमें हवा महल और बना हुआ है। और है फतेह महल। फतेह महल। फतेह महल। फतेह महल। दिमाग में रह जाएगा। मोती चंदन को फुल हवा की तरफ महल। मोती चंदन को फुल हवा की तरफ महल और फतेह महल।
इसके अलावा देखो और कौन सा हो जाएगा, और हो जाएगा उमेद विलास महल। उमेद विलास महल, उमेद विलास महल, विलास महल। इसमें जो भी महल है उनको देख रहे हैं हम, उमेद विलास महल। और एक महल लास्ट लिख लेते हैं, वो है चोखेलाव महल। चोखेलाव महल, चोखेलाव महल। ये चोखेलाव महल किसने बनाया था? तो ये बनाया था, आपको पता होगा, यहाँ का जो शासक है जिसका नाम है मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़, मालदेव राठौड़ ने बनवाया था ये चोखेलाव महल। ये अपने भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। हमने मारवाड़ चित्रकला में भी इसको देखा था, चोखेलाव महल को मालदेव राठौड़ द्वारा निर्मित है। तो चौकी, पुस्तकालय, महल। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर जो तोपें हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में, उन तोपों को देखने का प्रयास करते हैं। तो देखने का प्रयास करें। अपने तो मारवाड़ी में कहते हैं तू कहीं तोप है, तो तोप ही जान ले भाई, तोपें। अब देखो तोपें कौन सी है, तो जो भी तोपें हैं देखो, किल किला, किल किला, शंभू बाण, किल किला, शंभू बाण, बिच्छू बाण, बिच्छू बाण, किल किला, शंभू बाण, बिच्छू बाण, गजनी खां, ये गजनी धर्मात्मा नहीं है पिक्चर वाला, गजनी खां। और एक है धूड़ धारिणी, धारिणी, आदमी को धूड़ में मिला दे ऐसी तो। दिमाग में रखना, दिल खिला नहीं हो, किल किला, शंभू बाण, बिच्छू बाण, गजनी खां, धूड़ धाड़ी, धूड़ धाड़ी, धूड़ धाड़ी नहीं हो, धूड़ धारिणी, किल किला, शंभू बाण, बिच्छू बाण, गजनी खां, धूड़ धारिणी, किल किला, शंभू बाण, बिच्छू बाण, गजनी खां, धूड़ धारिणी। ये कुछ तोपों के मैंने नाम लिखे हैं। इसके अलावा भी और अगर बात करें तो यहाँ पे एक तोप है कड़क बिजली। कड़क बिजली, बिजली तो कड़कती है, तो कड़क बिजली, कड़क बिजली। और कौन सी है यहाँ पे, तो एक तोप है गुब्बारा, डब्बू, है ना, गुब्बारा, गुब्बारा नामक तोप भी है। और कौन सी है, नुसरत, गुब्बारा नुसरत। मैं आगे आगे नाम लिख देता हूँ, गुब्बारा नुसरत। एक है नागफणी, नागफणी, नागफणी। एक है गजक, खाने वाली आती है गजक, सर्दियों में खाते हैं, तो गजक। तो देखो गुब्बारा, नुसरत, नागफणी, गजक, गुब्बारा, नुसरत, नागफणी, गजक, और गुब्बारा, नुसरत, नागफणी, गजक, गुब्बारा, नुसरत, नागफणी, गजक। एक है बगस वाहन, बगस वाहन, बगस वाहन। बस ये बहुत सारी तोपें हैं, लेकिन मेन आपको ये वाली याद रख लेना। यहाँ तक की जो भी मैंने तोपें लिखाई है, देखो किल किला, शंभू बाण, बिच्छू बाण, गजनी खां, धूड़ धारिणी। इसके अलावा कड़क बिजली, कड़क बिजली, यहाँ तक याद रख लें। बाकी तो मैंने ऐसे और नाम लिखा दिए वैसे ही, गुब्बारा, नुसरत, गुब्बारा तो याद रह जाएगा, डब्बू, गुब्बारा। मेहरानगढ़ जाओगे दुर्ग में, खूब गुब्बारा फुलाना। नुसरत, नागफणी और गजक। इसके अलावा बगस वाहन। ये जो भी तोपें थी, आप थोड़ा सा देखेंगे, दो चार बार देखेंगे तो अपने आप याद हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो याद रह ही जाएगा, दिल खिला, शंभू बाण, बिच्छू बाण, गजनी खां, धूड़ धारिणी। ये क्या है, कड़क बिजली, कड़क बिजली। फिर क्या है, नुसरत, गुब्बारा, नागफणी, है ना, यही सारी चीजें, गजक, गुब्बारा, नुसरत, नागफणी, गजक और बगस वाहन। ये थोड़ा थोड़ा दो तीनों बार देखोगे अपने आप याद हो जाएगा। वापिस देखो मेहरानगढ़ दुर्ग को, अभी जो हमने देखा है, मेहरानगढ़ दुर्ग में आपने देखा है सबसे पहले अन्य नाम कुछ नहीं है। देखो गढ़ चिंतामणि, है ना, चिंता था, है ना, वही आपके मतलब अक्षय कुमार वाला गाना। गढ़ चिंतामणि, सूर्यमुखी, कागामुखी, सूरज की तरफ मुख है, कागले की तरह मुख है, सूर्यमुखी, कागामुखी, मयूर ध्वजगढ़। अब सूर्य का पर्यायवाची होता है मिहिर, तो मिहिरगढ़, सूर्यगढ़, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, चिड़िया टूक दुर्ग। और कहाँ पे है, जोधपुर में। फिर देखो राव जोधा ने निर्माण करवाया, नींव करणी माता ने रखी है, राजिया मेघवाल को दफनाया, गिरी दुर्ग है तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर मयूर के समान इसकी आकृति है। फिर इसमें प्रवेश द्वार, तो जैसे ही आप मेहरानगढ़ दुर्ग में जाओगे सबसे पहले जय बोलोगे, तब तुम्हें पीने को अमृत मिलेगा। जय पोड़ अमृत पोड़, जय पोड़ अमृत पोड़। फिर फतेह पोड़, लोहा पोड़, या ऐसे लिख सकते हो, पहले लोहा पोड़ लिख सकते हो फिर फतेह पोड़ लिख सकते हो, याद रखने में तुम्हें जैसे इजी हो। लोहा पोड़ और फतेह पोड़, लोहा पोड़ और फतेह पोड़। यहां लिख देता हूं लोहा पोड़, लोहा पोड़। ये लोहा पोड़ भी किसने बनाई है, मालदेव ने। और फतेह पोड़, फतेह पोड़, फतेह पोड़।
बस दिमाग में रख लेना, लोहापोल फतेहपोल। अब ऐसे याद रख लो, तुम जैसे ही मेहरानगढ़ दुर्ग में जाओगे, जय बोलोगे, तुम्हें पीने को क्या मिलेगा? अमृत। फिर तुम क्या करोगे? लोहे को फतेह, तो लोहापोल फतेहपोल। फिर दुर्वपोल सूरजपोल। दुर्व तारा होता है, सूरज होता है, दिमाग में रख लो, दुर्वपोल सूरजपोल। और भैरू जी की जय बोलो, भैरू बाबा की जय, भैरव पोल। बस कोई दिक्कत नहीं है। ध्रुव तारा होता है, सूरज होता है। ये देखो ये ध्रुव तारा, और ये देखो ये सूर्य, ठीक है, सूरज पोल, ठीक है। अरे ये देख लो ये भैरू जी, दिमाग में रख लो, तारा और सूरज और भैरू जी। जो जो भी हो, जैसे भी दिमाग में रखोगे। तुम मेहरानगढ़ दुर्ग में जाओगे, जय बोलोगे, तुम्हें पीने को क्या मिलेगा? अमृत। जय पोल अमृत पोल। फिर तुम लोहे को फतेह कर लोगे, अमृत पी के लोहे को फतेह कर लोगे। लोहा पोल फतेह पोल, ध्रुव पोल सूरज पोल भैरव पोल। मंदिर चामुंडा माता, नागणेची माता, मुरली मनोहर जी और आनंद धन जी का मंदिर। मस्जिद शूरी मस्जिद, मजार भूरे खां की मजार। इसके अलावा चौकी श्रृंगार चौकी। निर्माता कौन था? तख्त सिंह राठौड़, मारवाड़ के राजाओं का राज तिलक होता था। एक बीच में नोट ठोस देता हूं, देखो आपसे पूछ ले श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौरी, चौकी नहीं, श्रृंगार चौरी कहाँ है? तो आप आराम से बता सकते हो, ये जो श्रृंगार चौरी है, ये श्रृंगार चौरी कहाँ है? तो आप आराम से बता सकते हो भैया, श्रृंगार चौरी कहाँ पे होगी? तो ये श्रृंगार चौरी होगी भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर होगी श्रृंगार चौरी। लेकिन श्रृंगार चौकी पूछे तो मेहरानगढ़ दुर्ग। पुस्तकालय मान प्रकाश पुस्तकालय, मानसिंह राठौड़ ने बनाया था। मानसिंह राठौड़ सन्यासी राजा कहलाता है। महल, तो दिमाग में रख लो, मोती महल, चंदन महल, मोती महल, चंदन महल, या ऐसे रख लो, मोती ने चंदन का फूल हवा में रखा, मोती ने चंदन का फूल हवा में रखा और फतेह हो गया। मोती ने चंदन का फूल हवा में रख के फतेह कर ली। मोती ने चंदन का फूल हवा में रख के फतेह कर ली। मोती ने चंदन का फूल हवा में रख के फतेह कर ली। उमेद विलास और चौखेड़ाऊ महल। ये तो आप चौखेड़ाऊ महल तो आप भली भांति जानते हो, लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हो, चित्रकला में भी आपने पढ़े, मालदेव राठौड़ के बनाए हुए। इसके अलावा देखो आपने क्या देखी? तोपें। तोपें आराम से बता सकते हो, किल किला, शंभू बाण, बिच्छू बाण, गजनी खां, धूड़ धाड़ी। इसके अलावा गुब्बारा, नुसरत, गुब्बारा, नुसरत, नागफणी, गजक, गुब्बारा, नुसरत, नागफणी, गजक। एक एक कड़क बिजली, कड़क बिजली। और एक नाम बगस वाहन, बगस वाहन। ये सारी की सारी तोपें थी भैया। अभी बात करते हैं, देखो ये तोपें हो गई सारी की सारी मेहरानगढ़ दुर्ग में। तोपों के बाद में हम देखते हैं, देखो अब तोपें चली है तो कोई ना कोई तो सल्टेगा मरेगा, तो बात कर लेते हैं। देखो इसमें तोपें चली है तो कौन मर रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो किसकी किसकी छतरियां बनी हुई है वो देख लेते हैं। तोपें चली है तो कोई मरेगा, मरेगा तो क्या बनेगी? छतरियां। तो देखते हैं भाई इसमें छतरियां कौन सी है। देखो भाई मेहरानगढ़ दुर्ग में बनी हुई छतरियां, छतरियां कौन सी है तो देख लेते हैं। छतरियों में एक तो आपको पता होगा, इसमें बनी हुई है कीरत सिंह सोडा की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी। और छतरी कौन सी बनी हुई है? तो इसमें बनी हुई है भैया धन्ना और भिया की छतरी, जिसे मामा भांजा की छतरी कहते हैं। तो और छतरी बनी हुई है भाई धन्ना भिया ओब्लिक मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी। अब तुम्हें खुद को पता होना चाहिए, मामा भांजा की छतरी तो मेहरानगढ़ दुर्ग में है, लेकिन मामा भांजा का मंदिर कहाँ है? अटरू 12। अभी देख लेते हैं। देखो मामा भांजा का मंदिर, मामा भांजा का मंदिर, आपसे पूछ ले मामा भांजा का मंदिर कहाँ है, तो वो हो जाएगा अटरू 12, अटरू जगह। और अटरू जगह कहाँ पड़ती है? 12 में। मामा पूछ रहा है भांजा से, भांजा कहाँ रहता है? भांजा ने कहा मामा अटरू, मामा ने कहा 12, कि हाँ मामा 12 ही रू। तो दिमाग में रखना मामा भांजा का मंदिर। इसके अलावा आपसे पूछ ले मामा भांजा की छतरी तो हमने देख ली, ये जो मामा भांजा की छतरी थी ना भैया, ये 10 खंभों की छतरी है। कभी पूछ ले तो 10 खंबे, तो 10 खंभों की अगर छतरी पूछ ले तो वो कौन सी है? मामा भांजा की छतरी, धन्ना और भिया की छतरी। इसके अलावा बात करते हैं मामा भांजा की मजार, मामा भांजा की मजार। आपसे पूछ ले मामा भांजा की मजार कहाँ है, तो मामा भांजा की मजार कहाँ हो जाएगी? पल्लू। और पल्लू जगह कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तो मामा भांजा की मजार हो जाएगी पल्लू, और पल्लू जगह कहाँ हो जाएगी भाई? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में, पल्लू में मामा भांजा की क्या हो जाएगी भाई? मजार। और मामा भांजा की एक आध चीज मैं और लिख देता हूँ, देखो मजार हो गई। इसके अलावा देखो मामा भांजा की दरगाह पूछ ले आपसे, वो कहाँ है? बात करते हैं।
मामा भांजा की दरगाह, मामा भांजा की दरगाह, भांजा की दरगाह। भैया मामा भांजा की जब छतरी आ गई तो ये भी देख लेते हैं, मामा भांजा की दरगाह। तो मामा भांजा की दरगाह आपसे पूछ ले तो वो कहाँ होगी? राजसमंद, 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 राजसमंद। अगर आपसे पूछ ले तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों का भांजा तो मचकुंड धौलपुर। ये थोड़ी थोड़ी बातें याद रख लेना। ये मेहरानगढ़ दुर्ग में तोपें हो गई, ये छतरियां हो गई। तोपें, छतरियां। अब मुझे बताओ, जो आदमी मरे हुए हैं छतरियों के अंदर है, रात को इनको प्यास लग जाए तो पानी कहाँ पिएंगे? तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? जलाशय। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं इसी के अंदर, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर जो जलाशय हैं वो कौन से हैं? जलाशय। पानी पीने के क्या क्या स्रोत हैं? तो जलाशयों में बात करूं तो एक तो है गुलाब सागर, गुलाब सागर, गुलाब सागर ये तालाब है भैया, गुलाब सागर, गुलाब सागर। ठीक है। गुलाब सागर के अलावा और क्या है? तो और है गुलाब सागर का बच्चा, तालाब का नाम रखा हुआ है गुलाब सागर का बच्चा, गुलाब सागर का बच्चा। एक तो गुलाब सागर खुद, एक इस गुलाब सागर का बच्चा। दो तो ये तालाब हो गए। इसके अलावा और है रानीसर तालाब, रानीसर तालाब, रानीसर तालाब, रानीसर तालाब। और कौन सा तालाब है? तो दिमाग में रख लें भैया, यहाँ पे है पदम सागर तालाब, पदम सागर तालाब। बस ये इसके अंदर जलाशय है, रानीसर तालाब, पदम सागर तालाब, गुलाब सागर का बच्चा और गुलाब सागर। ये सब के सब मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर क्या हो जाएंगे? जलाशय। अब इस मेहरानगढ़ दुर्ग की हम देखते हैं विशेषता, विशेषता, विशेषता। बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की विशेषता में। अगर मैं बात करूं तो दिमाग में रखना, देखो इस दुर्ग का परकोटा, इस दुर्ग का परकोटा मालदेव राठौड़ ने बनवाया, मालदेव राठौड़ ने बनवाया, राठौड़ ने बनवाया, ने बनवाया। आपसे पूछ ले मेहरानगढ़ दुर्ग का जो परकोटा है वो किसने बनवाया है? मालदेव राठौड़ ने, मालदेव राठौड़ ने। इसके अलावा बात करता हूं, इस दुर्ग की छत व दीवारों पर, इस दुर्ग की छत व दीवारों पर, इस दुर्ग की छत व दीवारों पर, छत व दीवारों पर, दीवारों पर सोने की पॉलिश का कार्य, दीवारों पर, दीवारों पर सोने की पॉलिश का कार्य, सोने की पॉलिश का कार्य। जितना भी इसमें सोने की पॉलिश का जो कार्य हो रखा है, सोने की पॉलिश का, पॉलिश का कार्य मालदेव ने करवाया, मालदेव ने करवाया। तो मालदेव ने इसकी देखो क्या क्या करवाया। एक तो इसका परकोटा बनवाया, इस पे सोने की पॉलिश का कार्य मालदेव ने करवाया, ने करवाया। याद रह जाएगा। तो सोने की पॉलिश का जो कार्य करवाया वो भी किसने करवाया? मालदेव ने। दिमाग में रखना। तो विशेषता में हम देख रहे हैं अभी, देखो दो विशेषता हो गई। इसके अलावा बात करता हूं, देखो कहते हैं कि जब ये दुर्ग पूर्ण हो गया था, पूर्ण होने के बाद में खेता नामक एक ब्राह्मण था, उस खेता नामक ब्राह्मण का कलेजा निकाल के और इस दुर्ग को अर्पित किया गया था। तो मैं वही बात करता हूं, देखो खेता ब्राह्मण ने, खेता ब्राह्मण ने, खेता ब्राह्मण ने, खेता ब्राह्मण ने इस दुर्ग का, खेता ब्राह्मण ने इस दुर्ग के शुद्धिकरण हेतु, इस दुर्ग के शुद्धिकरण हेतु, शुद्धिकरण हेतु, हेतु अपना कलेजा, अपना कलेजा अर्पित किया, कलेजा अर्पित किया, अर्पित किया। तो दिमाग में रखना, इसकी नींव में तो किसको दफनाया? राजिया मेघवाल को। लेकिन जो खेता नामक ब्राह्मण है उन्होंने अपना कलेजा अर्पित किया था, किस लिए? इस दुर्ग के शुद्धिकरण हेतु, इस दुर्ग के शुद्धिकरण के लिए कलेजा अर्पित किया। बहुत बड़ी बात थी, अपना कलेजा निकाल के और इस अपने कलेजे के रक्त से इस दुर्ग का मतलब शुद्धिकरण हुआ है। तो दिमाग में रह जाएगा। इसके अलावा बात करता हूं, देखो भैया 1544 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में, मैं शॉर्ट में ही लिख दूं, 1544 ईस्वी में शेरशाह,
सूरी का अधिकार हो गया। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने अधिकार किया। शेरशाह सूरी, चलो पूरी लाइन ही लिख देता हूं, चलो 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग पर अधिकार किया, इस दुर्ग पर अधिकार किया, मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया तथा सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया। अधिकार किया तथा सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया। सूरी मस्जिद का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। तो ये चार विशेषताएं अभी देखी, एक दो विशेषता और देखेंगे। तो वापस देखने का प्रयास करें एक बार। जो भी चीज है, बड़ा दुर्ग है, अच्छा दुर्ग है, इंपोर्टेंट दुर्ग है, तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में अगर देखोगे ना, तो गढ़ चिंतामणि, सूर्यमुखी, कागामुखी, देखो सूरज के सामने मुख है इसीलिए सूर्यमुखी कहते हैं। आगे से पतला, पीछे से संकरा, इसी कारण इसे कागामुखी कहते हैं। जैसे काग की चोंच होती है आगे से तिकीर, पीछे से ऐसा होता है, उसी टाइप का ये दुर्ग बना हुआ है, इसी कारण इसे कागामुखी कहते हैं। मयूर के समान आकृति होने के कारण मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। सूर्य का पर्यायवाची होता है मिहिर, इसीलिए इसको मिहिरगढ़ कहते हैं, सूर्यगढ़ कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं, चिड़िया टुक दुर्ग कहते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग है कहाँ? जोधपुर में। इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया। नींव करणी माता ने रखी। नींव में दफनाया किसको? राजिया मेघवाल को। किस श्रेणी का है? गिरी दुर्ग है। तो पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? चिड़िया टुक पहाड़ी। वो पंचेटिया पर्वत याद रखना। चिड़ियानाथ ने तपस्या की, इसीलिए इसका नाम चिड़िया टुक पहाड़ी है। वास्तव में तो इस पर्वत का नाम क्या था? पंचेटिया पर्वत। आकृति मयूर के समान। इसके प्रवेश द्वार तुम आराम से बता सकते हो। देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग में तुम जैसे ही जाओगे सबसे पहले जय बोलोगे। जय बोलते ही तुम्हें पीने को अमृत मिलेगा। जय पोल अमृत पोल। जैसे ही अमृत मिलेगा तुम लोहे को फतेह कर लोगे। तो लोहा पोल और फतेह पोल, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। जय पोल, अमृत पोल, लोहा पोल, फतेह पोल। फिर ध्रुव तारा होता है और सूरज होता है ना? तो ध्रुव पोल, सूरज पोल और भैरू जी महाराज की जय। लास्ट में भैरू जी की जय बोल लो, भैरव पोल। फिर मंदिर चामुंडा माता, नागणेची माता, मुरली मनोहर जी का मंदिर और आनंद धन जी का मंदिर। मस्जिद सूरी मस्जिद या शेरशाह सूरी की मस्जिद। मजार है भूरे खां की मजार। अब महल, इसमें चौकी, श्रृंगार चौकी। और पुस्तकालय, मान प्रकाश पुस्तकालय महल। तो देखो, मोती ने चंदन का फूल हवा में रख के फतेह कर ली। मोती ने चंदन का फूल हवा में फतेह कर लिया। मोती ने चंदन का फूल हवा में फतेह कर लिया। उमेद विलास और चौखेड़ाऊ महल। इसके अलावा देखो, इसमें तोपे बता सकते हो? दिल किला नहीं, किल किला, शंभू बाण, बिच्छू बाण, गजनी खां, धूड़ धारिणी। इसके अलावा कड़क बिजली। इसके अलावा आराम से बता सकते हो गुब्बारा, नुसरत, नागफणी और गजक। वापिस देखो, गुब्बारा, नुसरत, नागफणी, गजक। कहीं तोपे लिखिए, गुब्बारा, नुसरत, नागफणी, गजक और बगस वाहन। ये तोपे हो जाएगी। छतरियां किरसी है, सोडा की छतरी, धन्ना बिया या मामा भाणजा की छतरी। 10 खंभों की छतरी है। मामा कौन था? धन्ना। भाणजा कौन था? बिया। ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, इनकी छतरी। तो मामा भाणजा की और क्या चीज है? मामा भाणजा का मंदिर अटरू 12, मामा भाणजा की मजार पल्लू हनुमानगढ़ और मामा भाणजा की दरगाह राजसमंद। कोई दिक्कत नहीं है। जलाशय, गुलाब सागर का बच्चा, रानी सागर तालाब और पदम सागर तालाब। और 4 विशेषता देख ली हमने। मालदेव ने परकोटा बनाया है, सोने की पोलिस का काम भी मालदेव ने करवाया। खेता ब्राह्मण ने इसका शुद्धिकरण हेतु अपना कलेजा अर्पित किया था। और शेरशाह सूरी ने इस पर अधिकार करके और यहाँ पे क्या बना ली थी? सूरी मस्जिद। लेकिन आपको पता होगा 1545 में शेरशाह सूरी का निधन हो जाता है, तो वापिस इस पे मालदेव राठौड़ अधिकार कर लेगा। तो अगली विशेषता मैं लिखता हूँ, देखने का प्रयास करें। तो बात करते हैं, देखो, शेरशाह के निधन के पश्चात, शेरशाह के निधन, मैं यही लिख देता हूं। शेरशाह का कालिंजर अभियान था और उसमें इसका निर्धन हो गया था। शेरशाह के निधन, इसका निधन कब हो रहा है? 1545 में, 1545 45 ईस्वी, ठीक है। शेरशाह के निधन के पश्चात मालदेव ने पुनः इस पर अधिकार कर लिया। मालदेव ने पुनः इस पर अधिकार किया। पुनः, शेरशाह के निधन के पश्चात मालदेव ने पुनः अधिकार किया, अधिकार किया, अधिकार किया, ठीक है। लेकिन मालदेव के आपको पता होगा 3-4 बेटे थे, 3-4 बेटे थे मालदेव के।
बड़े बेटे की जगह मालदेव ने अपने छोटे बेटे रावचंद्र सेन को राजा बनाया। और रावचंद्र सेन, आपको पता होगा, मुगलों से पहला लोहे लेने वाला पूरे राजपूताना का जो शासक था उसका नाम क्या था? रावचंद्र सेन। तो रावचंद्र सेन, अब शेरशाह तो मर गया, मालदेव का शासन हो गया, और मालदेव के बाद में रावचंद्र सेन इस मेहरानगढ़ पे अधिकारी बनेगा। लेकिन आपको पता होगा 1570 में जब मुगल बादशाह अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, तो इस नागौर दरबार में आपको पता होगा रावचंद्र सेन आया तो था, लेकिन अकबर की अधीनता नहीं स्वीकारता और यहाँ से वापस निकल जाता है। और उसके बाद में मोटा राजा उदय सिंह, रावचंद्र सेन का ही भाई है, वो अकबर की अधीनता स्वीकारता है और अकबर से कहता है आप ये दुर्ग मुझे सुपुर्द कर दो और मैं मेरी पुत्री की शादी आपके पुत्र जहांगीर या सलीम के साथ करवा दूंगा। और मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई, जो जोधपुर की होने के कारण जोधाबाई कहलाई, उसका विवाह किसे करवाया था? सलीम से। तो वो जुड़ी हुई सारी की सारी बातें मैं विशेषताओं में लिखने का प्रयास करता हूँ। देखो हल्का सा देखें और मैं बात करता हूँ मुगल मुगल बादशाह मुगल बादशाह अकबर ने मुगल बादशाह अकबर ने रावचंद्र सेन, ये मालदेव का बेटा है। मुगल बादशाह अकबर ने मुगल बादशाह अकबर ने रावचंद्र सेन को अधीनता स्वीकार करवाने हेतु चंद्रसेन को अधीनता स्वीकार करवाने हेतु 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 मुगल सेना भेजी मुगल सेना भेजी तथा मुगल अधिकार मुगल अधिकार या मुगलों का अधिकार स्थापित किया तथा मुगलों का अधिकार मुगलों का अधिकार ठीक है। मुगल बादशाह अकबर ने रावचंद्र सेन को अधीनता स्वीकार करवाने हेतु मुगल सेना भेजी तथा इस दुर्ग पर मुगल आधिपत्य स्थापित किया, ऐसे लिख देता हूं, सॉरी, तथा इस दुर्ग पर मुगल मुगल आधिपत्य स्थापित किया मुगल आधिपत्य स्थापित किया आधिपत्य स्थापित किया स्थापित किया स्थापित किया। तो मुगलों ने भी इस पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा बात कर देता हूं एक और, देखो मोटा राजा उदय सिंह जो रावचंद्र सेन का भाई था, मोटा राजा उदय सिंह द्वारा अपनी पुत्री जगत गोसाई ओब्लिक जोधाबाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम के साथ करने पर मेहरानगढ़ दुर्ग मोटा राजा उदय सिंह को सुपुर्द किया गया उदय सिंह को सुपुर्द किया गया। तो ये जो लंबी लाइनें हो गई, मैं बता देता हूँ सीधा सीधा, सुनो ये क्या चीज। देखो मालदेव का बेटा कौन है? रावचंद्र सेन।
रावचंद्र सेन को अधीनता स्वीकार करने के लिए मुगल सेना भेजी गई, लेकिन रावचंद्र सेन यहाँ से निकलकर भादरा जोन चले गए। पीछे मुगलों ने इस पर अधिकार कर लिया। अब मेहरानगढ़ दुर्ग पे किसका अधिकार हो गया? मुगलों का। लेकिन मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री जगत गोसाई या जोधाबाई का ब्याह अकबर के बेटे सलीम से करवा दिया। और ब्याह करवाने के बाद में आपको पता होगा अकबर ने यह दुर्ग किसको दे दिया? मोटा राजा उदय सिंह को। फिर इन्हीं के परिवार वालों के पास ये दुर्ग रहा। खैर जो भी हो, ये कुछ हमने इनकी विशेषता देखी है। इसी मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में हम देख लेते हैं कथन। तो आप देखने का प्रयास करें इस मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कथन। विशेषता तो हमने देख ली। कथन, कथन में मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं, एक तो देखना रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है, इस दुर्ग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो इसका निर्माण देवदूतों व परियों ने मिलकर किया है। ये कथन किसका है? रुडयार्ड किपलिंग का। और मैं बात करता हूं इस कथन के बारे में, यह विश्व का 8वां अजूबा है। विश्व का 8वां अजूबा है। 8वां अजूबा है। अजूबा है। आपसे पूछ ले मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व का 8वां अजूबा किसने कहा? तो वो कहा था कैनेडी ने, जैकलिन कैनेडी। जैकलिन कैनेडी। जैकलिन कैनेडी। तो कैनेडी ने इसको क्या कहा है? विश्व का 8वां अजूबा। एक कथन और देख लेते हैं जो रुडयार्ड किपलिंग का है। तो देखो वो कथन क्या है, तो दिमाग में रखो। यह दुर्ग देवदूतों, यह दुर्ग देवदूतों कोमा परियों, देवदूतों परियों व फरिश्तों द्वारा निर्मित माना जाता है। फरिश्तों द्वारा निर्मित लगता है। निर्मित लगता है। लगता है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है रुडयार्ड किपलिंग का। तो रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग। तो रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में ये कथन कहा है, आपको आराम से याद हो जाएगा। तो ये हमने अभी मेहरानगढ़ दुर्ग को कंप्लीट करने का प्रयास किया है। और एक चीज मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप जो भी नोट्स बना रहे हो और है सारी चीजें, तो देखो हमने बहुत प्यारा इसको पढ़ा है। जैसे अन्य नाम तो मैंने 7-8 लिखा दिए, 1-2 लाइन आप छोड़ दो, कभी कोई और नाम मिल जाए तो आप लिख सकते हो। फिर स्थान, स्थान के बाद में आपने देख लिया निर्माण, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। नींव किसने रखी? करणी माता ने नींव में दफनाया राजा मेघवाल को। गिरी दुर्ग है, चिड़िया टूप पहाड़ी पर है, आकृति मयूर के समान। प्रवेश द्वार यही है, 7 प्रवेश द्वार। फिर मंदिर, फिर मस्जिद, मजार। इसके अलावा देखोगे, वैसे आपसे पूछ ले घोड़े की मजार का है तारागढ़ दुर्ग में, लेकिन भूरे खां की मजार का है तो वो कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग। चौकी, श्रृंगार चौकी हो गई, पुस्तकालय हो गया, महल हो गया, इसके अलावा तोपें हो गई, छतरियां हो गई, छतरियों के बाद जलाशय हो गए और विशेषता हो गई। हमने लगभग इसकी 6-7 विशेषता देखी और ये कथन देखे। तो ये हमने अभी मेहरानगढ़ दुर्ग को कंप्लीट किया है। मेरे हिसाब से आपके दिमाग में रह जाएगा। अब हम देखेंगे शिवाणा दुर्ग। ये जो शिवाणा दुर्ग है आपको पता होगा, पहले तो बाड़मेर में था, बाड़मेर से एक नया जिला बन गया है जिसका नाम है बालोतरा। तो इस शिवाणा दुर्ग की हम बात करते हैं, हमारा वही पैटर्न। सबसे पहले तो अन्य नाम, शिवाणा दुर्ग को और क्या क्या कहते हैं तो बात कर लेते हैं अन्य नाम। तो देखो भाई, इसे एक तो कहते हैं अणखला किला, ऐसा किला जो किसी को खला नहीं हो। अणखला किला, अणखला किला। वैसे आपको पता होगा जागीरी किलों का सिरमौर और अणखला किला और किसे कहते हैं तो वो हो जाएगा कुचामनी किला, लेकिन इसे भी कहते हैं अणखला किला। और इसे क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं, अणखला किला हो गया, इसे कहते हैं कुमटिया दुर्ग। यहाँ कुमट की झाड़ियां, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? कुमटिया दुर्ग। कुमटिया दुर्ग, अणखला किला, कुमटिया दुर्ग। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं भाई मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। आपको पता होगा जब शेरशाह सूरी ने जोधपुर पे आक्रमण किया था तो मालदेव राठौड़ ने यहाँ शरण ली थी। यह मारवाड़ के जब भी राजाओं पे कोई संकट आता था तो मारवाड़ के राजा भागकर शिवाणा आते थे। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। शरण स्थली। तो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली आपसे पूछ ले तो वो कौन सा दुर्ग हो जाएगा? शिवाणा दुर्ग। शिवाणा दुर्ग। और इसे क्या कहेंगे तो इसे कहेंगे मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी। संकटकालीन राजधानी।
तो मारवाड़ में जब भी संकट आता था इसको ही राजधानी बनाते थे, तो मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी। वैसे आप मुझे नोट में बताने का प्रयास करें, मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली किसे कहते हैं, या मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं? तो मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपको आता हो तो, ठीक है। तो देखो, अणकला किला, कुमटिया दुर्ग, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भैया जालोर दुर्ग की कुंजी। आपको जालोर दुर्ग को जीतना है तो पहले ताले की चाबी यहां से लेनी होगी, जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी। तो दिमाग में रखना, इसे क्या कहेंगे? जालोर दुर्ग की कुंजी। तो ये इसके नाम है। और बात कर लेते हैं, इसे क्या कहते हैं? कुम थाना दुर्ग, कुम थाना दुर्ग, कुम थाना दुर्ग, कुम थाना दुर्ग। और इसे क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसको जीता था तो इसका नाम क्या रखा था? खेराबाद, खेराबाद। तो इसे कहते हैं खेराबाद। और खेराबाद इसका नाम किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। AK लिख दो, AK-47 दिमाग में रख लेना। तो ये सिवाना दुर्ग के अन्य नाम हो जाएंगे, अणखला किला, कुमटिया दुर्ग, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, जालोर दुर्ग की कुंजी, कुमथाना दुर्ग और खेराबाद। तो अन्य नाम के बाद में देखते हैं, ये जो सिवाना दुर्ग है ये कौन से स्थान पर हो जाएगा? अन्य नाम के बाद में स्थान, तो आप आराम से बता सकते हो, स्थान का है बालोतरा। पहले बाड़मेर में पड़ता था, अब सिवाना ये जगह कहाँ हो जाएगी? बालोतरा। बालोतरा नया जिला बन गया है, बालोतरा। अब ये जो सिवाना दुर्ग है, इस सिवाना दुर्ग के निर्माण की बात करते हैं। सिवाना दुर्ग का निर्माण तो आपको पता होना चाहिए, सिवाना दुर्ग का निर्माण। तो बात कर लेते हैं, इसका जो निर्माण है वो 10वीं सदी में वीर नारायण पंवार ने करवाया था। तो निर्माण किसने करवाया? वीर नारायण पंवार, वीर नारायण पंवार ने। और ये जो निर्माण करवाया है, कब करवाया है? 10वीं सदी में, 10वीं सदी में वीर नारायण पंवार ने निर्माण हो गया। तो अब हम देख लेते हैं ये जो सिवाना दुर्ग है ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? तो आप आराम से बता सकते हो ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग हो जाएगा? गिरी दुर्ग, गिरी दुर्ग। पहाड़ी पर बना हुआ इसी कारण गिरी दुर्ग हो जाएगा। इसके अलावा ये कैसा हो जाएगा? वन्य दुर्ग, इसके चारों ओर वन झाड़ियां ऐसे ही है, तो वन्य दुर्ग। और धानवन्य तो है ही, मरुस्थल है इसीलिए। और तो ये गिरी दुर्ग है, तो हम देख लेते हैं पहाड़ी, ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए, ये बना हुआ है हल्देश्वर की पहाड़ी, हल्देश्वर पहाड़ी। हल्देश्वर पहाड़ी किस में है? तो आप बता सकते हो 56 की पहाड़ियों का भाग है, 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां। आप जानते हो ये जो 56 की पहाड़ियां, इनके अंदर ही पीपलुद गांव में हल्देश्वर की पहाड़ी है, वहां पे हल्देश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। पीपलुद गांव को मारवाड़ का माउंट आबू और राजस्थान का लघु माउंट भी कहते हैं, वो हमने खूब पढ़ रखा है। तो 56 की पहाड़ियों के अंदर ही एक पहाड़ी है हल्देश्वर पहाड़ी, और उसी हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? तो वो है सिवाना दुर्ग। तो पहाड़ी हो गई। अब हम देखते हैं प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार एंट्री करते हैं इसके अंदर। तो प्रवेश द्वार, ये जो सिवाना दुर्ग है इसका जो प्रवेश द्वार है उसका नाम क्या है? जयपोल, जयपोल। तो प्रवेश द्वार का नाम क्या हो जाएगा? जयपोल। प्रवेश द्वार के बाद में हम देखते हैं मंदिर। तो इसमें मंदिर कौन सा है? तो दिमाग में रखना, इसमें मंदिर कौन सा हो जाएगा? हल्देश्वर महादेव मंदिर, हल्देश्वर महादेव मंदिर, हल्देश्वर महादेव मंदिर। एंट्री करते ही हम सबसे पहले मंदिर ही देखते हैं, ये मंदिर हो जाएगा हल्देश्वर महादेव मंदिर। और देखते हैं इसके अंदर महल कौन सा है? महल, तो आपको दिमाग में रखना इसमें महल कौन सा है? तो महल हो जाएगा भैया कल्ला रायमलोत का थड़ा, कल्ला रायमलोत का थड़ा, मलोत का थड़ा। कोई कहते हैं ये छतरी है, कल्ला रायमलोत का थड़ा, कोई कहते हैं महल है। ये कौन है रायमलोत? तो अभी हम बात करेंगे कि सिवाना दुर्ग में दो साके हुए थे। तो दूसरे साके के अंदर आपको पता होगा ये कल्ला राठौड़ ही है, कल्ला राठौड़। वो मीराबाई का भतीजा था, शेषनाग का अवतार, चार हाथों वाले लोक देवता, वो कल्लाजी राठौड़ अलग है, ये कल्ला राठौड़ अलग है। ये कौन है? मालदेव के पोते हैं और रायमल के बेटे हैं, और मोटा राजा उदय सिंह के भतीजे हैं। और मोटा राजा काका और भतीजे में ही लड़ाई होगी, मोटा राजा उदय सिंह को कौन भेजेगा? अकबर, और उसमें ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होगा। क्यों होगा अभी हम आगे देखते हैं। तो इसमें महल कौन सा हो जाएगा? तो आप आराम से बता सकते हो कल्ला रायमलोत का थड़ा। लेकिन आपसे पूछ ले भैया, ये पूछ ले आपसे, कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियां किसने लिखी?
कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियां, कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियां, ये रचना किसकी है? कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियां। तो आप बता सकते हो ये जो रचना है कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियां, ये कुंडलियां पहले ही लिख दी थी, किसने लिखी है? तो ये लिखने वाला कौन है? पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर का शासक था, आप जानते हो, पृथ्वीराज राठौड़, जिसे डिंगल भाषा का हेरोस कहा था एलपी टेसीटोरी ने, वही पृथ्वीराज राठौड़ जो अकबर का दरबारी था। अकबर ने इन्हें घाघरों दुर्ग जागीर में दिया था। घाघरों दुर्ग में बैठे बैठे इन्होंने वेली किशन रुक्मणी की किताब लिखी थी, जिसको अकबर के अन्य दरबारी दुर्साहडा ने 5वां वेद 19वां पुराण कहा था। वही दुर्साहडा जिसकी पित्तल की मूर्ति बनी हुई है कहाँ पे? अचलगढ़ दुर्ग में। वही दुर्साहडा जिसने विरुद्ध छत्री नामक किताब लिखी थी। विरुद्ध मतलब विरोधी, छत्री मतलब क्षत्रिय। अकबर के विरोधी क्षत्रिय कौन है? महाराणा प्रताप। तो विरुद्ध छत्री किताब में प्रशंसा किसकी हो रखी है? महाराणा प्रताप की। तो दुर्साहडा की रचना कौन सी है? विरुद्ध छत्री कीर्तार बावनी। ऐसे ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है इनकी रचनाएं कौन सी है? तो आप जानते हो इनकी जो रचना है वेली किशन रुक्मणी। इसके अलावा और कौन सी रचना है? गंगा लहरी, दसम भागवतरा दूहा, और एक रचना कौन सी हो जाएगी? कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियां। ये कुछ मैंने बोल दिया, सुनने पे क्या पता आपको याद रह जाए। तो ये हमने इसमें महल देख लिए, और महल के बाद में हम देखते हैं इसी दुर्ग के अंदर शाके। तो ये जो शिवाना दुर्ग है इसमें शाके कितने हो रखे हैं? तो आपको पता होना चाहिए इसमें शाके कितने हुए हैं? 2। अभी बात करते हैं। तो 2 शाके हुए, तो 2 में से हम देखते हैं सबसे पहले प्रथम शाखा। प्रथम शाखा, जब भी कोई शाखा होता है तो आपको खुद को पता होना चाहिए उस पे किसी का आक्रमण हो रहा है और वहां पे किसी का शासन है। तो बात करते हैं, देखो जब भी कोई शाखा आपको दिमाग में रखना है तो एक तो देखना है आपको समय, समय पहला शाखा कब हो रहा है, इसके अलावा उस टाइम में उसका शासक कौन है, शासक। फिर आपको देखना है उस टाइम में आक्रमण किसका हो रहा है, आक्रमण। आक्रमण के अलावा तुम्हें क्या देखना है? तो तुम्हें यह देखना है कि उसमें केसरिया किसके नेतृत्व में हो रहा है, केसरिया। और इसके अलावा तुम्हें देखना है जौहर किसके नेतृत्व में हो रहा है, उस दुर्ग में जौहर। बस ये बातें तुम्हें देखनी है। तो अब ये जो प्रथम शाखा हो रहा है ना, ये कब हो रहा है? ये हो रहा है भैया 1308 ईस्वी में। और 1308 ईस्वी में यहाँ का जो शासक था उसका नाम क्या था? शातल देव, शातल देव चौहान। ये जालोर का राजा था कानड़ देव चौहान, उन्हीं का भतीजा था शातल देव चौहान। ठीक है। और आक्रमण किसका हुआ? तो आप बता सकते हो, मैं शॉर्ट में लिख दूं, एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी की सेना का। तो यहाँ जो केसरिया हो रहा है वो किसके नेतृत्व में होगा? आप आराम से बता सकते हो, शातल देव चौहान के नेतृत्व में, शातल देव चौहान के नेतृत्व में, शातल देव चौहान के नेतृत्व में, नेतृत्व में। ठीक है। पुरुषों ने क्या किया है? केसरिया। अब मैं ये इतिहास वाली बातें यहाँ नहीं बता रहा, आप जानते हो पुरुष क्या करते हैं केसरिया, महिलाएं क्या करती है? जौहर। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि या जल में कूदकर जो प्राणों की आहुति दे देती है महिलाएं, उसे क्या कहते हैं? जौहर। तो इसी राव शातल देव की रानी थी जिसका नाम था रानी मेणा दे, रानी मेणा दे। तो रानी मेणा दे के नेतृत्व में, रानी मेणा दे के नेतृत्व में यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? महिलाएं क्या कर रही है? जौहर। ये शिवाना दुर्ग का क्या हो गया? पहला शाखा, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर जो दूसरा शाखा हुआ है उसकी बात करते हैं। तो ये हो गया प्रथम शाखा। अब हम देख लेते हैं दूसरा शाखा, शिवाना दुर्ग में दूसरा शाखा क्यों हुआ। अभी मैं एक छोटी सी स्टोरी भी बताऊंगा तुम्हें, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। ये जो दूसरा शाखा है, हालांकि थोड़ा सा मुझे टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए नहीं तो खूब कहानियां आपको बातें सारी बताऊं, लेकिन वो इतिहास में बताऊंगा। देखो दूसरा शाखा, तो आपको दिमाग में रखना वही बात, समय। तो मैं साथ ही लिखता चलूं, समय 1579 ईस्वी, 1579 ईस्वी। आप अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगी। इस टाइम में यहाँ का शासक कौन था? वो जो शासक है, मैं बात करता हूँ वो शासक कौन है, तो दिमाग में रखें यहाँ का जो शासक है उसका नाम है कल्ला राय मल्होत, कल्ला राय मल्होत। हकीकत में इसका नाम क्या है? कल्ला राठौड़। इसके पिताजी का नाम क्या था? रायमल। और ये कल्ला राठौड़ है, ये पोता किसका था? मालदेव राठौड़ का। भतीजा किसका है? रावचंद्र सेन का, मालदेव राठौड़ का वही। और इसके अलावा बात करता हूँ इस टाइम में आक्रमण, शासक हो गया, आक्रमण। तो बात करते हैं इस टाइम में आक्रमण किसी ने किया, तो इसी कल्ला राठौड़ के जो चाचा हैं जिनका नाम है मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। तो मोटा राजा उदय सिंह ने आक्रमण किया, लेकिन ये मोटा राजा उदय सिंह किसकी तरफ से आया था? तो ये अकबर की ओर से, अकबर की तरफ से, यानी कि मुगल सेना का यह नेतृत्व कर रहा था, अकबर की
तरफ से। क्यों आया, अभी मैं कहानी बताऊंगा, एक छोटी सी दिमाग में रखना। जब आक्रमण हुआ है तो निश्चित तौर पे मुगल सेना है, तो आपको पता होगा ये तो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होना ही है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, केसरिया। तो केसरिया किसके नेतृत्व में होगा, तो आप आराम से बता सकते हो यही कल्ला राठौड़ के नेतृत्व में। तो मैं यहाँ पे पूरा नाम अब कल्ला राय मल्होत नहीं लिख के मैं लिख दूं कल्ला राठौड़। कल्ला राठौड़, तो ये कल्ला राठौड़ कौन है, तो आपको पता होना चाहिए रायमल राठौड़ का तो पुत्र है। और इसके अलावा मैं आगे लिख देता हूँ मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़ इनका ये पोता है। तो देखो मालदेव राठौड़ का बेटा कौन है, रायमल। रायमल का बेटा कौन है, कल्ला राठौड़। तो इसका नाम क्या कहलाया इतिहास में, कल्ला रायमल। ठीक है, तो केसरिया हुआ। और इसी कल्ला राठौड़ के नेतृत्व में क्या हो रहा है, कल्ला राठौड़ के नेतृत्व में। तो कल्ला राठौड़ के नेतृत्व में पुरुष क्या कर रहे हैं, केसरिया। तो अब जौहर, जौहर किसके नेतृत्व में हो रहा है, वो हम बात करते हैं, जौहर। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ जो जौहर हो रहा है, इस कल्ला राठौड़ है या कल्ला रायमल होते हैं, इसकी सगाई हो रखी थी केवल, और वो राजकुमारी है, वो यहाँ पे जौहर करने के लिए आती है। तो उसका नाम क्या है, जौहर में हम बात कर लेते हैं। देखो हाड़ी राजकुमारी, हाड़ौती क्षेत्र की थी इसीलिए हाड़ी राजकुमारी। और ये हाड़ी राजकुमारी कौन है, तो उसका नाम क्या है, हाड़ी राजकुमारी भान कंवर। कहीं भानुमति लिखा है, एक ही बात है, भान कंवर। भान कंवर के नेतृत्व में। सर ये कौन है, तो मैं लिख देता हूं बूंदी के सुरजन हाड़ा की पुत्री। बूंदी के सुरजन हाड़ा की पुत्री, सुरजन हाड़ा की पुत्री, बूंदी के सुरजन हाड़ा की पुत्री है। क्या स्टोरी बताता हूँ थोड़ी सी, दिमाग में आए तो क्या पता। देखो भाई सुनो, एक बार देखो बूंदी के सुरजन हाड़ा ने अकबर की पहले ही अधीनता स्वीकार कर ली थी, अकबर के अधीन ही रहते थे। और ये जो कल्ला रायमल होते ये भी अकबर के अधीन ही रहता था, अकबर के दरबार में रहता था। कल्ला रायमल थोड़ी थोड़ी यूं मूछें रखता और मूछों के बट लगाता रही, थोड़ा सा जवान टाइप का हटीला आदमी था। एक दिन इस सुरजन हाड़ा के छोरी थी, बड़ी स्मार्ट थी, है ना, कटरीना कैफ की तरह। अकबर चाहता है इस सुरजन हाड़ा की पुत्री का रिश्ता हो जाए सलीम के साथ। अकबर ने एक दिन दरबार लगाया हुआ था और अकबर ने सुरजन हाड़ा को कहा, सुरजन जी मैंने सुना आपके एक पुत्री है। तो सुरजन हाड़ा ने कहा जी बिल्कुल है, पुत्री है। तो अकबर ने कहा मेरे बेटे सलीम के साथ रिश्ता कर दो। सुरजन हाड़ा ने मन में गुटर गुटर करने लगा, इधर उधर देखने लगा। इतने में कल्ला राय मल्होत जो यूं मूछ पे ताव दे रहा था, बाकी तो राजपूताना के सभी राजा जमीन को कुचरने लगे और वो कल्ला राय मल्होत मूछ पे ताव दे रहा था। तो सुरजन हाड़ा ने कहा जी बादशाह, मैंने मेरी पुत्री का जो रिश्ता है वो कल्ला राय मल्होत के साथ कर दिया है। और कल्ला राय मल्होत ने भी हाँ भर ली, जबकि अभी तक रिश्ता हो नहीं रखा था। फिर अकबर भी समझ जाता है कि बेटों ने देखो दोनों ने चाल कर ली है, सुरजन हाड़ा और कल्ला राय मल्होत ने। तो अकबर उस दिन तो मतलब दरबार को छोड़ छाड़ के चला गया। 2-4 दिनों के बाद में अकबर कहता है किसको, इस कल्ला राय मल्होत को, कहता है कल्ला राय मल्होत मैंने सुना है तेरी बहन है, और तेरी बहन है उसकी शादी करवानी है जहांगीर से, सलीम से। अब कल्ला राय मल्होत नटे कैसे, तो कल्ला राय मल्होत ने बहाने मारे कि साहब मैं तो एक छोटी सी जागीर का मालिक हूँ, आप दिल्ली के भारत के बादशाह हो, आपका बेटा मेरे यहाँ आएगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो अकबर ने कहा अच्छा क्यों नहीं लगेगा, कहा साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो अभी इतनी कोई कैपेसिटी नहीं है। अकबर ने कह दिया ये पड़ा खजाना, तेरी जितनी इच्छा हो धन ले जा, और पर अब रिश्ता तो है तेरी बहन का सलीम के साथ करना होगा। अब अकबर बादशाह को नटे ही कैसे। तो ये बंदा क्या करता है, कल्ला राय मल्होत, ये वहां से अकबर का जो खजांची होता है उससे खूब धन लाता है, और पहले शिवाना दुर्ग की मरम्मत करवाता है, उसके रंग रोगन करवाता है बढ़िया तरीके से, और ऐसे करके 5-6 महीने 12 महीने निकाल देता है। फिर अकबर को पत्र लिखता है कि हे बादशाह अब आप अपने बेटे की बारात भेज सकते हो। तो लेकिन उसमें लिखता है विशेष कि देखो हमारे इधर मारवाड़ क्षेत्र में मरुस्थल धोरों की धरती है, पानी की कमी है, ज्यादा आओ भगत होगी नहीं, तो आप 5-7 आदमियों को भेजना बारात में। अब सलीम और सलीम के साथ में 5-10 कोई लुक है, आ जाते हैं। जैसे ही वो बारात लेके आए, इधर से कल्ला राय मल्होत सामने स्वागत के लिए गए, जिसे हम मारवाड़ी में शामेड़ा कहते हैं। स्वागत के लिए जाते हैं तो ये कल्ला राय मल्होत ये क्या करते हैं, सलीम को जूतों की माला पहनाते हैं, जिमाते हैं बढ़िया तरीके से, और सलीम को कहते हैं ब्याह करेगा तू यहाँ पे, भगा भगा के ठोकते हैं। हर सलीम ने चंपलें ली हाथ में, नो दो अरे पापा बीरनी नहीं चाहिए, है ना। तो इस बात का जब अकबर को पता चलेगा यार मुगल बादशाह पूरे भारत का बादशाह जिसकी उस टाइम में पूरी दुनिया में तूती बोलती थी, उसके टाबर को
बींद बना के भेजे हुए टाबर को बीननी नहीं मिली, बगैर बीननी के भागना पड़ा। और तो और अकबर बादशाह की इंसल्ट, सलीम की इंसल्ट। सलीम ने जाके कहा पापा जी माल भी चला गया और माजना भी चला गया। तो अकबर ने फिर इस मोटा राजा उदय सिंह को पत्र लिखा, मोटा राजा उदय सिंह कुछ भी हो इस कला रायमलोत को सल्टाना। अब मोटा राजा उदय सिंह मुगल सेना लेके आता है और कला रायमलोत को पता था अब तो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होना ही होना है। तो कला रायमलोत है, जो मैंने कला राठौड़ लिखा वही है कला रायमलोत। और कला रायमलोत के नेतृत्व में पुरुष क्या करते हैं, केसरिया। और इस कला रायमलोत की केवल सगाई सगाई हो रखी थी इस भान कंवर के साथ, लेकिन अपने यहाँ राजपूताना में आपको पता होगा सगाई को आधा ब्याह माना जाता था। और ये भान कंवर है, ये यहाँ पे आती है और जब पति केसरिया कर लेते हैं तो पीछे ये महिलाओं के साथ में ये क्या करती है, जौहर। तो भैया देखो आप, ये राजकुमारी भान कंवर धन्य है ऐसी नारी को जिसकी केवल सगाई हो रखी थी, ब्याह का कुछ थोड़ी का तक नहीं देखा था, उस भान कंवर ने अपने पति के पीछे देख लो प्राण त्याग दिए। यार अभी तो भाई सगाई ने क्या ब्याह, किसी को कोई लेना देना नहीं। खैर समय है तो जो भी हो, ये हमने अभी दूसरा साका देख लिया, आपके आराम से याद रह जाएगा। ये दो साके हुए थे किसके अंदर भैया, तो आप बता सकते हो सिवाना दुर्ग में। अब हम बात कर लेते हैं इसी सिवाना दुर्ग के अंदर जलाशय। जलाशय तो कौन से जलाशय हैं, कौन से तालाब हैं, तो हम देख लेते हैं। इस दुर्ग में जो जलाशय है उसका नाम है भांडेलाव तालाब। भांडेलाव तालाब, भांडेलाव तालाब। आपको पता होगा जब 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो इसी भांडेलाव तालाब के अंदर क्या मिलाया था, गौ मांस मिलाया था। तो देखो मैं बात करता हूँ विशेष, विशेष तो विशेष में मैं ये लिख देता हूँ इस भांडेलाव तालाब में क्या हुआ था। तो आप जानते हो भावड़ा पंवार के विश्वासघात के कारण, भावड़ा पंवार के विश्वासघात के कारण, विश्वासघात के कारण, के कारण एके ने, मतलब आप समझ गए अलाउद्दीन खिलजी, एके की सेना ने इसमें गोरक्त, गोरक्त मिलाया या गौमांस मिलाया, गोरक्त मिलाया। बस अभी मैंने बहुत शॉर्ट किया है, ये इतिहास में कभी मैं बात पूरी लंबी बताऊंगा। तो इस भांडेलाव तालाब में यही पीने का स्रोत था और इसमें जब गोरक्त मिला दिया, गौमांस मिला दिया, तो ये राजपूताना के जो योद्धा थे उन्होंने अब गौमांस को तो कैसे वो पिया जाए या कैसे उसके पानी को पिए, इसीलिए उन्होंने फिर सिवाना दुर्ग के गेट खोले और 1308 में अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो इसमें याद रह जाएगा जलाशय कौन सा हो जाएगा, भांडेलाव तालाब। और अब हम देख लेते हैं सिवाना दुर्ग की विशेषता, विशेषता। तो बात करते हैं सिवाना दुर्ग की विशेषता। तो विशेषता में इतना ही याद रखना, देखो 1308 ईस्वी में, 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतकर, इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम खेराबाद रखा। इस दुर्ग को जीतकर खेराबाद नाम रखा। इस दुर्ग को जीतकर खेराबाद नाम रखा, खेराबाद नाम रखा, नाम रखा। तो इसका नाम खेराबाद किसने रखा था, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में जब जीत लिया था तो नाम क्या रख दिया, खेराबाद। खेराबाद नाम रखा, खेराबाद नाम रखा तथा कमालुद्दीन गुर को, तथा कमालुद्दीन गुर को, कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रशासक बनाया। इसी सिवाना दुर्ग का प्रशासक बनाया। कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रशासक बनाया, यहाँ का प्रशासक बनाया, प्रशासक बनाया। तो ये जो सिवाना दुर्ग है कमालुद्दीन गुर्ग को सुपुर्द कर दिया, प्रशासक बनाया। आपको आराम से याद रह जाएगा। ये कुछ हमने विशेषता की देखी है। और दूसरी विशेषता मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो मारवाड़ के गांधी कहलाने वाले जय नारायण व्यास को, जय नारायण व्यास को, जय नारायण व्यास को इस दुर्ग में नजरबंद करके रखा। इस दुर्ग में नजरबंद करके रखा, नजरबंद करके रखा, करके रखा। तो
तो आपको पता होगा मारवाड़ के गांधी जयनारायण व्यास है, मेवाड़ के गांधी माणिक्यलाल वर्मा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना माणिक्यलाल वर्मा को किस दुर्ग में नजरबंद करके रखा। जयनारायण व्यास को तो इसी सिवाना दुर्ग के अंदर नजरबंद करके रखा था। तो ये अभी हमने कुछ सिवाना दुर्ग की बात कर ली, वापिस देख लेते हैं हल्का सा। देखो सिवाना दुर्ग आपका कंप्लीट है। सिवाना दुर्ग इसे क्या कहते हैं, अणखला किला और कुमटिया दुर्ग, कुमट की झाड़ियां इसी कर, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, जालोर दुर्ग की कुंजी, कुमथाना दुर्ग और खेराबाद। इसके अलावा स्थान बालोतरा, निर्माण वीर नारायण पवार ने 10वीं सदी में। गिरी दुर्ग है तो हल्देश्वर पहाड़ी है, छप्पन की पहाड़ियों में। प्रवेश द्वार जयपौड़ है, मंदिर हल्देश्वर महादेव मंदिर है। महल कला रायमलोत का थड़ा है। तो कला रायमलोत्री कुंडलियां किसने लिखी है, पृथ्वीराज राठौड़ ने, जो डिंगल भाषा के हेरोस कहलाते हैं। एलपी टोरी ने इनको डिंगल भाषा का हेरोस कहा था। और बात करें इसमें दो शाखे में, प्रथम शाखा 1308 में हुआ, दूसरा 1579 ईस्वी के अंदर हुआ है। जलाशय भांडेलाव तालाब है और विशेषता आप जानते हो अलाउद्दीन खिलजी ने जीत कर इसका नाम क्या रखा था, खेराबाद। खिजराबाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम रखा था, इसका नाम खेराबाद। और जालोर दुर्ग का नाम रखा था जलालाबाद। और कमालुद्दीन गुरु को यहाँ का प्रशासक बनाया था। जयनारायण व्यास को इस दुर्ग के अंदर क्या रखा था भाई, नजरबंद। आप आराम से बता सकते हो। तो ये अभी हमने कुछ जो भी दुर्ग वगैरह पढ़े थे, इन दुर्गों की हमने चर्चा कर ली। मेरे हिसाब से आज हमने दो बड़े बड़े दुर्गों को कंप्लीट किया। बाकी हम आगे के जो भी दुर्ग हैं उनको कल देखेंगे। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।